Hello guys, what's up? Kyal chal? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor. Hopefully you are doing good and I know आप अभी इस वक्त ये सोच रहे होंगे कि सर हमारा एग्जामिनेशन का रिजल्ट्स कब आएगा। गाइस थोड़ा चिल करो, रिलैक्स करो। और अभी आपने एग्जामिनेशंस दिया है। अगर आपने एक ग्रुप कंप्लीट कर लिया है, ग्रुप वन का एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया है या ग्रुप टू का एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया है, तो अभी आप दूसरा ग्रुप का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए सो दैट जब तक आपका ग्रुप का रिजल्ट आएगा तब तक आपका सेकंड ग्रुप का तैयारी हो जाएगा। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ सीएमए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस वक्त सिलेबस 2022 में एग्जामिनेशन दिया था। डीटी आईडीटी का इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सजेस्टेड आंसर डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को अक्सर रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि सर डीटी आईडीटी का भी बना दो। हमने सीरीज में बहुत सारे अदर पेपर्स का भी बनाया है, जैसे मैंने डायरेक्ट टैक्स का बना के डाल दिया है, मैं आईडीटी का बना के डाल दिया, मैंने फाइनल का भी बना के डाल दिया है। इंटरमीडिएट का न्यू सिलेबस का डीटी आईडीटी पेंडिंग था जो अभी हम लोग इस वक्त अभी आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं। ये सब पेपर अभी इस वक्त सजेस्टेड आंसर इसलिए डिस्कस किया जा रहा है सो दैट एक बार आपको थोड़ा पता चले कि डीटी आईडीटी में आपका एक्सपेक्टेड स्कोर क्या हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स है ना इस तरह से प्लानिंग करते हैं कि मेरे को सेकंड ग्रुप अभी देना है कि नहीं देना है, मैं फर्स्ट ग्रुप को ही दोबारा से तैयारी करूं क्या। मेरा बहुत सारे इफ्स एंड बट्स होते हैं। तो गाइज जस्ट बी रिलैक्स्ड, कूल एंड काम। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ सजेस्टेड आंसर। लास्ट तक देखिएगा और शेयर करेगा अपने सारे दोस्तों तक। फिलहाल मैं बता देता हूं हमारा जून 24 का फुल्ली फ्रेश रिकॉर्डेड बैचेस डीटी का अवेलेबल है। आईडीटी का न्यू लाइव बैच स्टार्ट हो गया है। सीएमए फाइनल आईडीटी का भी फुल लाइव हमने बैच कंप्लीट किया था जिसकी रिकॉर्डिंग्स फुल्ली ताजा ताजा आप लोग के लिए एप्लीकेबल है, जो कि आप देख सकते हो। इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी देख सकते हो और कॉम्बो भी ले सकते हो हमारे वेबसाइट www.nikunjgoenka.com से। स्टार्ट करते हैं हमारा सजेस्टेड आंसर का डिस्कशन। इसका पेपर मैं टेलीग्राम ग्रुप में सजेस्टेड आंसर जो मैंने अपने नोट्स लिखा है, जो मैंने अपना आंसर निकाला है, ये ड्राफ्ट है, सजेस्टेड है। ये मेरे हिसाब से हो सकता है इंस्टीट्यूट का जो फाइनल आंसर आएगा उसमें हो सकता है वो कुछ अदर अजम्पशन लेके करे, तो बात अलग होगा। बट हाँ, मोटा मोटी आंसर आपका यही मैच करने वाला है। तो सीएमए इंटर डीटी आईडीटी का न्यू सिलेबस का सजेस्टेड आंसर स्टार्ट करते हैं अब। जैसा आप सबको पता है कि 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आया था, बहुत ही इजी पेपर था मेरे हिसाब से। मेरे इवैल्यूएशन अगर आप मानो तो ये मैं डेफिनेटली एक हेड्स अप दूंगा कि इससे इजी पेपर आपको नहीं मिलेगा। इट वाज वेरी सिंपल। कम से कम बच्चों का 70 नंबर डीटी आईडीटी में आना चाहिए था। अगर वो कम से कम अच्छे से प्रिपेयर करके गए तो इसमें कोई भी ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन मुझे नहीं लगा जहां पे स्टूडेंट को डिफिकल्टी है कि इससे बेटर मेरे को तो इससे तो मेरे को लगा था कि जून 23 का पेपर जो था थोड़ा और मे बी आप हाई स्टैंडर्ड का मान सकते हो एज कंपेयर टू दिसंबर 23। तो सर डीटी आईडीटी बिल्कुल इजी पेपर था। और हो क्यों ना हो सर, इतना मेहनत आप लोग ने जो किया है और हमने सब टीचर्स मिलकर आप लोग के लिए मेहनत किया है, ठीक है। तो चलो सर सेक्शन नंबर ए आपके साथ डिस्कस करते हैं। 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव था, 15 एमसीक्यूज इंटू 2 मार्क्स ईच। डॉक्टर राव इज अ फेमस फिजिशियन एट चेन्नई। डॉक्टर राव इज अ फेमस फिजिशियन एट चेन्नई, फेमस फिजिशियन है चेन्नई में। हिज ग्रॉस रिसीट फ्रॉम प्रोफेशन वाज 48,40,000 फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23। ही वांट्स टू एडमिट इनकम अंडर द एप्लीकेबल प्रिजम्पटिव प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। हाउ मच मस्ट बी एडमिटेड एज इनकम ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। ये वीडियो वो स्टूडेंट्स भी देखें जिन्होंने अभी अपना प्रिपरेशन कर लिया और जून 24 में एग्जाम देने वाले। ये वीडियो आप लोग के लिए भी एप्लीकेबल है, आप लोग भी जरा दिखेगा। सर ऑब्वियसली ये पूछ रहा है कि आपके 44 एडीए में, क्योंकि आप प्रोफेशन में हो, फेमस फिजिशियन हो, मेडिकल प्रोफेशन है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन, आपके ऊपर 44 एडीए एप्लीकेबल होगा। इफ योर ग्रॉस रिसीट डज नॉट एक्सीड 50 लाख, जो कि नहीं हो रहा है, तो आपका इनकम क्या माना जाएगा, अपने को पता है 50%। 50% ऑफ द ग्रॉस रिसीट विल बी कंसिडर्ड टू बी आर इनकम। दैट इज 48 लाख 40 का जो अपना इनकम आएगा दैट विल बी 24,20,000 रुपीज। तो आपको इतना जो इनकम है वो एडमिट करना पड़ेगा, 24,20,000, अगर आपकी ग्रॉस रिसीट 48,40,000 है तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑन द ओकेजन ऑफ हिज बर्थडे मिस्टर संजय रिसीव्ड कैश गिफ्ट्स ऑफ 60,000 फ्रॉम हिज रिलेटिव्स एंड 1,10,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड्स। संजय को अपने बर्थडे वाले दिन जो भी मिलता है टैक्सेबल होता है, लेकिन ध्यान रहे रिलेटिव से अगर कुछ भी मिल रहा है तो वो नॉट टैक्सेबल होता है, और फ्रेंड से मिल रहा है तो फ्रेंड्स रिलेटिव नहीं है, तो फ्रेंड्स वाले जो भी कैश गिफ्ट होंगे वो टैक्सेबल हो जाएंगे। हाउ मच कैश गिफ्ट इज लायबल टू टैक्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, तो अपने पढ़े थे 56-10 में। तो सर कैश गिफ्ट जो कि फ्रेंड से मिला है दैट इज 1,10,000, दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल अंडर 56-10। तो अगेन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर।
As per section 194I of the Income Tax Act, any person other than individual HUF is responsible to deduct TDS on rent to a resident person if the aggregate amount of rent paid during the financial year to the pay exceeded. बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि 194I का थ्रेशोल्ड लिमिट बताओ कि अगर उसका पेमेंट इस लिमिट से ऊपर है तो टीडीएस कटेगा. तो सर 194I में हमने पढ़ा था 2,40,000 का लिमिट है. अगर 240 से ज्यादा का अगर आप पेमेंट करते हो रेंट का टू अ रेसिडेंट पर्सन तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा. ठीक है, तो 240 इज द आंसर. तो 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी. Aggregate amount of deduction under 80C, 80CCC and 80CCD of the Income Tax Act 1961 other than deduction in respect of employers contribution and additional deduction under 80CCD 1B. यानी कि ये बेसिकली बोलना चाह रहा है CCE का लिमिट क्या है. 80CCE restricts the amount of deduction under 80C and 80CCC and 80CCD 1 to 1,50,000. 1,50,000 से ज्यादा आपका ये डिडक्शन नहीं हो सकता. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. फिफ्थ क्वेश्चन, माधव इज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, हिज फादर इज होली डिपेंडेंट. ध्यान रखे उनके फादर उन पे होली डिपेंडेंट है एंड सफरिंग फ्रॉम 90% डिसेबिलिटी. ठीक है, सफरिंग फ्रॉम 90% डिसेबिलिटी यानी 80% से ज्यादा डिसेबल होने पे आप सीवियर डिसेबल माने जाते हो. माधव इंकर्ड अ अमाउंट ऑफ 85,000 फॉर मेंटेनिंग हिज एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हिज फादर. हाउ मच डिडक्शन अंडर 80DD ही कैन क्लेम इन हिज इनकम टैक्स रिटर्न. तो डिपेंडेंट डिसेबल्ड अपने पढ़े थे, यहाँ पे फिक्स्ड डिडक्शन अपने को मिलता है. अगर नॉर्मल डिसेबल्ड है तो 75,000, सीवियरली डिसेबल्ड है तो 1,25,000. तो माधव को ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. डिडक्शन मिलेगा 1,25,000 का. Which of the following is an agricultural income under the Income Tax Act 1961? इनमें से कौन सा इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है? ठीक है, तो डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम अ कंपनी एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर ऑपरेशन, ये नॉन एग्रीकल्चरल इनकम होगा. इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ रेंट, देखो इंटरेस्ट इनकम कभी भी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं हो सकता, ये मैंने आपको ऑलरेडी लॉजिक समझा दिया था. इनफैक्ट सेम इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ मनी लेंडर इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ये भी आपकी एग्रीकल्चरल इनकम नहीं हो सकती. लास्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इंपॉर्टेंट था क्योंकि यहां पे आप एक पार्टनर हो, आपने फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया और उससे उस फर्म ने एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किया एग्रीकल्चर ऑपरेशंस में और उस फर्म से कैपिटल पे इंटरेस्ट पार्टनर को मिला. तो ये जो इंटरेस्ट होगा ये एग्रीकल्चरल इनकम होगा. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. आई रिपीट, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन फ्रॉम पार्टनर ऑफ अ फर्म, यानी ध्यान से सुनना, हम पार्टनर्स या हम पार्टनर से फर्म के पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन फ्रॉम पार्टनर ऑफ अ फर्म इज अलाउड एज डिडक्शन. यानी पार्टनरशिप फर्म अगर इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहा है अपने पार्टनर को तो कितना डिडक्शन मिलेगा ये पूछा जा रहा है. वेरी सिंपल है, हमने बात किया था जो एक्चुअल इंटरेस्ट अलाउ कर रहा है पार्टनरशिप डीड या मैक्सिमम 12%. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिया, ये तो होने वाला नहीं है 18, 12% इवन इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड, नो इट शुड बी ऑथराइज्ड 12% और एट द रेट मेंशन्ड इन द पार्टनरशिप डीड व्हिचएवर इज लोअर. ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी. अंडर जीएसटी लॉ, तो देखो 7 ऑब्जेक्टिव्स आप देखो डीटी का पूछा गया था. ठीक है, नेक्स्ट 8 ऑब्जेक्टिव्स आपको आईडीटी का मिलेगा. अंडर जीएसटी लॉ व्हेन द गुड्स आर डिस्पैच्ड और अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, ठीक है, यानी ये ई वेबिल का सवाल पूछने वाला है, टू अ डेस्टिनेशन विच इज 290 किलोमीटर अवे फ्रॉम द डिस्पैच, यानी 290 किलोमीटर दूर है डिस्पैच से, तो ई वेबिल जो जनरेटर है वो कितने डेज के लिए वैलिड होगा, वो कितने डेज के लिए वैलिड होगा. तो यहाँ पे ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है, यहाँ पे नॉर्मल कार्गो है. तो यहाँ पे अपने पढ़े थे ई वेबिल का वैलिडिटी अप टू 200 किलोमीटर्स वन डे और एवरी 200 किलोमीटर्स ऑफ पार्ट देयर ऑफ आफ्टरवर्ड्स वन एडिशनल डे. तो 200 किलोमीटर एक दिन है, एवरी 200 किलोमीटर्स मतलब उसके बाद जो 90 किलोमीटर है उस पर भी एक डे मिलेगा, तो 2 डेज आपकी वैलिडिटी होगी. तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 डेज. द डिसीजन इन जीएसटी काउंसिल वुड बी taken by a majority of not less than, कम से कम 3/4 of the weighted votes, मतलब अगर जब तक 3/4 मेजॉरिटी जो है अगर वो अप्रूव नहीं करते थे तब तक कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा. तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर. ए एन कंपनी ऑफ फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड इट्स जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाज कैंसिल्ड ऑन 31st अगस्त. 31st अगस्त को जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया था. व्हाट इज द टाइम लिमिट विद इन विच ए एन कंपनी मस्ट फाइल अ फाइनल रिटर्न इन जीएसटीआर 10? तो 3 मंथ्स का टाइम लिमिट मिलता है कि जब से आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुई 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको जीएसटी में फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा. तो 31st अगस्त में आप 3 मंथ्स ऐड कर दो तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, that is 30th November 2022 के पहले you have to file GSTR
10. Option number C is the correct answer. Jagat and Company is a manufacturer of footwear and registered under GST. It wants to avail QRMP scheme. यानी वो quarterly return monthly payment scheme में avail करना चाहता है. What is the monetary limit of aggregate turnover in the preceding financial year for availing the same? अगर आप QRMP scheme avail करना चाहते हो तो आपको पढ़ाया गया था सेक्शन 39 में कि लास्ट ईयर का टर्नओवर आपका 5 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. इफ योर एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 5 करोड़ तो आपको क्यूआरएमपी स्कीम अवेल नहीं करने मिलेगा. Next, under GST law, in case of taxable supply of services by a banking company, invoice is to be issued within a period of कितना days? Invoice आप कितने days में issue करोगे? Invoice आप 45 डेज में इशू करोगे, क्योंकि सर नॉर्मली टाइम लिमिट बैंकों को ज्यादा दिया जाता है एज कंपेयर टू अदर सर्विस प्रोवाइडर. तो 45 डेज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज. इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ आईजीएसटी अवेलेबल इन द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर द टैक्स पेमेंट. यानी कि आईजीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है आईजीएसटी का, वो आप कौन से टैक्स पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो? तो सर यहां पे करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, आप आईजीएसटी के लिए यूज करोगे एंड सीजीएसटी एसजीएसटी इन एनी ऑर्डर एनी प्रपोर्शन एज पर द चॉइस ऑफ द सप्लायर. तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. फर्स्ट फॉर आईजीएसटी, देन फॉर सी और एस एज पर द चॉइस ऑफ द डीलर. 14th, Lakshman and Company, Hyderabad is engaged in supply of both goods and services which are liable for GST. What is the threshold limit up to which it is not liable for registration? Simple है, हैदराबाद है, supply of goods and services दोनों कर रहा है, तो इसकी टर्नओवर लिमिट ना तो 10 होगा ना तो 40 होगा, क्योंकि 40 में एक्सक्लूसिवली सप्लाई ऑफ गुड्स होना चाहिए. या दोनों है तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? 20 लाख हो जाएगी. 20 लाख की अगर इसके ऊपर इसका एग्रीगेट टर्नओवर गया तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाएगा. लास्ट, कस्टम्स में एक चीज पूछा गया, द लिमिट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया. ईजेड पूछा है, टेरिटोरियल वाटर नहीं पूछा है. एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो 200 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. तो मेरे हिसाब से 15 में से 15 अगर आप करेक्ट नहीं किए तो मतलब क्या बोलूं मैं, मतलब इट वाज सो इजी, मतलब इसमें कोई भी हैंकी पैंकी नहीं था, बहुत इजी था. मतलब 13 तो कम से कम राइट होना चाहिए विदाउट एनी फेलियर. ठीक है सर. अब आते हैं अपने सेक्शन नंबर बी में. आपको एनी 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना था. 7 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते थे, और इसमें 7 क्वेश्चंस में से 6 इतने इजी थे. एक मैं भले बोलूंगा कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, आपको थोड़ा सा मे भी लगे कि नहीं वो ज्यादा थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल में होता है ना मार्क्स डिडक्ट करने का चांसेस ज्यादा होता है. जितना ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो उतना ज्यादा बेटर होता है आपके एग्जाम्स के लिए. तो आइए क्वेश्चन नंबर 2A में अपन पहले आते हैं. ठीक है, ये डीटी का सवाल है. इसमें भी जैसे क्वेश्चन 2, 3, अब देखो इसमें भी डीटी आईडीटी मिक्स नहीं किया, डीटी अलग है आईडीटी अलग है. 2, 3, 4 एंड 5. ध्यान दे बेटा, 2, 3, 4 एंड 5. 4 क्वेश्चन आपका डीटी से था और 3 क्वेश्चन आपका आईडीटी से था. ठीक है, तो आप तीनों का तीनों आईडीटी कर सकते हो. ठीक है, और आप 2 डीटी कर सकते हो. अल्टीमेटली आपको 5 करना है. या तो आप 4 डीटी कर लो, 1 आईडीटी कर लो. किसी स्टूडेंट का आईडीटी अच्छा नहीं किया हुआ है तो वो 4 डीटी कर लेगा, 1 आईडीटी कर लेगा. मतलब यहां पे डीटी आईडीटी में कम बेसी करने के लिए उसके पास चांसेस है, बट मेरे हिसाब से आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. ठीक है सर. चलिए क्वेश्चन नंबर 2A में आते हैं. सावित्री एज 48 ईयर्स हैज फॉलोइंग इनकम्स फॉर द प्रीवियस ईयर 22-23. आपसे क्या पूछा है? कैलकुलेट द ग्रॉस टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर अज्यूमिंग दैट शी इज अ रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, शी इज अ रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और शी इज अ नॉन रेसिडेंट. या तो ये आरओआर है, या तो आरएनओआर है, या तो एनआर है. ठीक है, तो आपको पूछा है तो आप कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम जैसा टेबल बनाते हैं, पर्टिकुलर्स, आरओआर, आरएनओआर और एनआर, ये आप ये 3 कॉलम बना देते. फिर आपको ये चारों लिखना पड़ता. हमने डिस्कस कर लिया कि कौन सा इनकम किसके हाथ में टैक्सेबल होगा. आपको जीटीआई पूछा, याद रखिएगा, आपको इसमें डिडक्शंस बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना है. तो रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी लेट आउट इन लंडन credited to a bank account in Singapore. So this is a foreign sourced income. I repeat, this is a foreign sourced income. तो foreign sourced income ROR में तो taxable हो जाएगा, but RNOR and NR में ये not taxable होगा. सैलरी इनकम इन सिंगापुर क्रेडिटेड टू अ बैंक अकाउंट इन चेन्नई. ये इनकम किधर रिसीव हुआ है? ये इनकम चेन्नई में, इंडिया में रिसीव हुआ है. तो आरओआर में तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, और एनआर और आरएनओआर में भी ये टैक्सेबल हो जाएगा बिकॉज ये इंडियन सोर्स्ड इनकम है. बैंक इंटरेस्ट फॉर अ फिक्स्ड डिपॉजिट विद एसबीआई चेन्नई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेन्नई में इसका बैंक इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, तो ये भी तीनों हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, आरओआर, आरएनओआर, एनआर.
डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज क्रेडिटेड टू अ बैंक अकाउंट इन इंडिया, इंडियन कंपनी से मुझे डिविडेंड मिला, अगेन ये क्रेडिट हो जाएगा, तो इंडिया में इंडियन सोर्स्ड इनकम है, ऑल टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स विद इंडियन कंपनीज क्रेडिटेड टू अ बैंक अकाउंट आउटसाइड इंडिया, ध्यान दे बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स विद इंडियन कंपनीज जो कि फॉरेन बैंक के साथ आपका संबंध हुआ, क्रेडिट हुआ, तो यहां पर आप ध्यान देना, ये जो डिपॉजिट है ये इंडियन कंपनीज के साथ है, तो ये भी इंडियन सोर्स्ड इनकम है, ये भी आरओआर, आरएनओआर, एनआर सबके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। रॉयल्टी इनकम यूनाइटेड इंक यूएस से आया, यानी ये इनकम किधर से पे हुआ, यूनाइटेड इंक, नॉन रेसिडेंट पे कर रहा है, और ये बैंक अकाउंट किधर क्रेडिट हुआ, सिंगापुर, यानी ये इंडिया के बाहर ही रिसीव हुआ। तो अगेन यहां पर ध्यान देना कि सावित्री ये फॉलोइंग इनकम कमा रही है, रॉयल्टी इनकम फ्रॉम यूनाइटेड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट इन सिंगापुर, तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि इंडिया में अक्रू नहीं हुआ है, एंड दैट इज वाई ये आरओआर में तो टैक्सेबल है, बट आरएनओआर और एनआर के हाथ में टैक्सेबल नहीं है। तो अब इसका टोटल कर लेना, इसका टोटल कर लेना, आपको सही जवाब मिल जाएगा। बहुत इजी था, इसमें कोई भी डिफिकल्टी पार्ट नहीं थी सर। ये और भी ज्यादा इजी था, सैलरी से 8-7 नंबर का क्वेश्चन आया था। साहिल एज 40 years इज अ रेगुलर एम्प्लॉय in X Private Limited. He has given the details of income for the previous year 22-23. Basic salary as it is आप taxable कर देंगे। अच्छा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 2 चिल्ड्रन का मिला है, तो 36,000 में आप मैक्सिमम 100 रुपीज का एग्जामेशन आपको मिलेगा पर चाइल्ड पर मंथ, तो 100 इंटू 2 इंटू 12, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन का आपको एग्जामेशन मिल सकता है। तो 36,000 में से आपने 2400 माइनस किया तो आपका आया 33,600। सर्वेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल होता है, सर्वेंट अलाउंस में कोई एग्जामेशन नहीं मिलता। एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, बट इस केस में हम कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है, हम प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय है। मेडिकल फैसिलिटी फॉर मिस्टर साहिल एंड हिज फैमिली मेंबर्स इन अ हॉस्पिटल मेंटेन बाय द एम्प्लॉयर, इंपॉर्टेंट है, मेडिकल फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर के खुद के हॉस्पिटल में है तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट परक्विजिट है, ये टैक्सेबल परक्विजिट नहीं है। फ्री मील्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स अपने पढ़े थे, वर्थ ₹50 पर मील, क्या बोला, 50 रुपया पर मील तक का जो कॉस्ट है वो एग्जेम्प्ट होता है, ये आपका टैक्सेबल परक्विजिट नहीं होगा। तो 80 रुपीज का अगर कॉस्ट है, 300 टाइम्स है, तो 80 माइनस 50 यानी 30 इंटू 300 यानी 9,000 आपकी टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगी। गिफ्ट अ रिस्ट वॉच ऑन दीपावली, याद रखिएगा ये आईएफओएस नहीं है, आईएफओएस में अपने पढ़े थे कि प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में रिस्ट वॉच नहीं आता, बट ये सैलरी है, एनीथिंग एनी गिफ्ट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयर, अगर वो 5,000 से ज्यादा है तो यहां पर जो है आपको जो है यहां पे आपका इनकम टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट है, अजम्पशन है कि अगर आप 5,000 से ज्यादा रिसीव कर रहे हो तो या तो फुल अमाउंट टैक्सेबल करो या तो आप एक्सेस अमाउंट टैक्सेबल करो, हम अजम्पशन ले रहे हैं कि हम फुल अमाउंट टैक्सेबल कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस बीइंग यूज्ड फॉर ऑफिस टू रेसिडेंस एंड वाइस वर्सा, अगर आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस रिसीव कर रहे हैं और आप ब्लाइंड या ऑर्थोपैडिकली डेफ और हैंडीकैप नहीं है तो वहां पे कोई एग्जाम्पशन आपको नहीं मिलेगा, फुल्ली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा 12,000। याद रखेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, बट सब इसके पीछे ही है बेटा, यहाँ पे क्लियरली दिया है कि साहिल डज नॉट ऑप्ट टू बी टैक्स्ड, ये इंपॉर्टेंट लाइन था, साहिल टैक्स नहीं होने वाला था 115 बीएसई में, तब जाके आपने ये सारा एग्जाम्पशन एंड ऑल दिया है या स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का दिया, ये भूलिएगा मत। एम आई क्लियर ऑन दिस? दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ये बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, ये एचपी का क्वेश्चन था और ये पीरियड वाइज क्वेश्चन पूछा गया था कि एक प्रॉपर्टी पीरियड वाइज लेट आउट है, पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, पीरियड वाइज, यानी कुछ मंथ्स वो लेट आउट था और कुछ मंथ्स वही प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड था। ये यूनिट वाइज क्वेश्चन नहीं था, ये एरिया वाइज क्वेश्चन नहीं था, ये पीरियड वाइज क्वेश्चन था। क्या लिखा हुआ है आइए एक बार चेक करते हैं। गौरव ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी इन जयपुर राजस्थान, द फेयर रेंटल वैल्यू प्रॉपर्टी इज 1,50,000 एंड म्युनिसिपल वैल्यू 1,30,000, स्टैंडर्ड रेंट नहीं है, कोई बात नहीं है, तो इसका एक्सपेक्टेड रेंट क्या हो जाएगा, 1,50,000 हो जाएगा, कोई बात नहीं। हाउस वॉज लेट आउट फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 सितंबर एट अ मंथली रेंट, ये मेरे को लगता है कुछ मिसप्रिंटिंग हुआ होगा इंस्टीट्यूट से, ये 5,000 और 150 का कोई कंपैरिजन ही नहीं है बेटा, ठीक है, बट ठीक है कोई बात नहीं, अपने जो दिया है उसी हिसाब से चलेंगे। 5,000 है, लेट आउट है 1 अप्रैल से 30 सितंबर, और 1 अक्टूबर से गौरव ऑक्यूपाई कर लेता है अपने खुद के सेल्फ ऑक्यूपाइड पर्पस में। अपने पढ़े हैं ये पीरियड वाइज क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बोला कि हाफ एरिया, या बोला है कि वही घर वो 6 मंथ्स लेट आउट किया और 6 मंथ्स वो खुद सेल्फ ऑक्यूपाइड रहा। फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, यानी आपको ये नॉर्मल क्वेश्चन करना है, नॉर्मल तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है, आपको कुछ भी बाइफर्केशन में नहीं जाना है सर, ठीक है। तो म्युनिसिपल टैक्स क्या है 13,000, ये तो अपने माइनस कर लेंगे, बट लैंड रेवेन्यू और फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, इसका प्रॉपर नोट जाएगा कि देयर इज नो डिडक्शन अलाउड फॉर लैंड रेवेन्यू एंड फायर इंश्योरेंस प्रीमियम इन वाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, का आपको प्रॉपर नोट देना पड़ेगा।
नेक्स्ट, द लो, ये अच्छा सवाल था, ये अपने क्लास में भी किया। द लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज टेकन एंड इंटरेस्ट इज चार्ज बाय द बैंक 12,500 हैव बीन पेड, तो इसका डिडक्शन आपको 24B में मिल जाएगा। अगेन इस लोन को रीपे करने के लिए गौरव ने एक फ्रेश लोन लिया। ये लोन क्यों लिया था? प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अल्टीमेटली ये लोन को रीपे करने के लिए मैं जो दूसरा लोन ले रहा हूं उस पे जो इंटरेस्ट लगा है उसका भी मुझे डिडक्शन मिल जाएगा, ऐसा हमने कहा था सर। अनपेड इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको नहीं मिलता, बट फ्रेश लोन लेने के लिए, एक फ्रेश लोन ले रहे हैं टू रीपे द ओल्ड लोन, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा उसका डिडक्शन मुझे डेफिनेटली मिलेगा। तो यहां पर गाइज डिडक्शन आपको खाली 12,500 का नहीं मिलेगा, आपको 6,500 यानी 19,000 हो गया टोटल इंटरेस्ट, आपको टोटल डिडक्शन मिल जाएगा। अगेन ये सेवियर था कि गौरव ऑप्ट नहीं करना चाहता, गौरव डज नॉट ऑप्ट टू बी टैक्स्ड, यानी कि ये नॉर्मल प्रोविजन में जाना चाहता है बेटा। अगर नॉर्मल प्रोविजन में नहीं जाना चाहता तो यहाँ पे पूरा चीज चेंज हो जाता। तो गौरव डज नॉट ऑप्ट टू बी टैक्स्ड, ओके, इनकम कंप्यूट करना है अंडर हाउस प्रॉपर्टी, सिंपल है। एक्सपेक्टेड एंड निकाल लिया, जीएवी निकाल लिया, म्युनिसिपल टैक्स जो है कितना दिया हुआ है 13,000 माइनस करके, एनएवी निकाल लिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिए, इंटरेस्ट टोटल कर दिए माइनस करके, फाइनल आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं था इस समय, खाली आपको यहाँ पर ट्रीटमेंट ठीक से करना था। पीजीबीपी इससे इजी क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यहाँ पे खाली आपसे पूछा कंप्यूट द इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, अगेन सेम, गौरव गोपाल डज नॉट ऑप्ट टू बी टैक्स्ड अंडर, मतलब 115 बीएसी तो तुमसे टेस्ट ही नहीं किया सिवाय एक सवाल में, बस एक ही क्वेश्चन में 115 बीएसी चेक किया टेस्ट के, और कहीं पे भी गाइस आप लोग से 115 बीएसी चेक टेस्ट नहीं किया है। क्या लिखा है देखिए, गोपाल इज प्रोप्राइटर ऑफ अ बिजनेस, फॉलोइंग इज द पीएल, ओके, एडिशनल इंफॉर्मेशन ये सब दे दिया है और पीजीबीपी निकालना है। तो चलो स्टार्ट हो जाते हैं। हम स्टार्ट करेंगे नेट प्रॉफिट एज पर पीएल, दैट इज 1,80,150। अब जो जो मुझे डिसअलाउंसेस करना मैं डिसअलाउंसेस कर लेता हूं। एस्टैब्लिशमेंट चार्जेस अलाउड होना चाहिए, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस ऐसे तो लग रहा अलाउ होना चाहिए, बाद में एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखना पड़ेगा। सन्ड्री एक्सपेंस अलाउ होना चाहिए, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पर्सनल होता है, तो ये हमने क्या किया देखो, ये हमने डिसअलाउ कर दिया 1,880। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ये हमने क्या कर लिया, डिसअलाउ कर दिया। प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन अलाउ नहीं होता बिकॉज इट इज एन अनएसेटेंड लायबिलिटी, इट इज नॉट एक्चुअली इंकर्ड। लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार जो कि आपने प्राइवेट पर्पस के लिए यूज किया है, अगेन इट्स अ पर्सनल एक्सपेंस एंड इट इज अ सेल ऑफ एन एसेट, इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसका डिडक्शन आपको पीजीबीपी में नहीं मिलता, तो ये भी आपने क्या कर दिया, डिसअलाउ कर दिया, ओके। नेक्स्ट, सैलरी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अलाउ होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम में कुछ लाइफ इंश्योरेंस का भी पेमेंट आपने किया है, तो ये जो लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट आपने किया है, हम अज्यूम करें अब अपने लिए किए हैं, तो ये आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो इसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। हाँ, इसमें आपको एटीसी मिल जाएगा, बट पूछा तो नहीं है ना, पूछा तो आपको खाली पीजीबीपी है, तो बस पीजीबीपी तक ही रहिए आप। तो 1790 अपने को ऐड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अलाउड है, अज्यूम कर रहे हैं पेमेंट कर दिया है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये आपको ऐड करना पड़ेगा, 6400 ये आपने ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये सब चीज बेटा अपने ऐड कर दी है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट आप ध्यान से देखना, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये हमारा पीजीबीपी इनकम का पार्ट नहीं है, ये अपने यहां से माइनस कर देंगे, कोई बात नहीं, आईएफओएस में चला जाएगा। रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी अगेन ये एचपी में चला जाएगा, तो अपने यहां से क्या कर दिए 5350 और 5400 यहां से अपने माइनस कर दिए। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में आइए। बैड डेट रिटर्न ऑफ, आपका प्रोविजन अगर आपने ऐड किया तो जो आपका एक्चुअल बैड डेट रिटर्न ऑफ है, हम मान के चल रहे हैं कि ये यहां पर पीएल में कहीं कंसिडर्ड नहीं है, तो हम उसको अलग से क्या कर दिए 650 रुपीज यहां से लेस कर दिए, ठीक है। एडमिसिबल डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल इज 1600, तो ये एडमिसिबल जो डेप्रिसिएशन है वो हम यहां से क्या कर दिए, लेस कर दिए व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। एसएससी इज रनिंग हिज बिजनेस इन अ रेंटेड प्रॉपर्टी जिसमें हाफ ऑफ विच इज यूज्ड बाय हिम फॉर हिज ओन रेसिडेंस, हाफ प्रॉपर्टी वो क्या है अपने खुद के पर्पस के लिए यूज कर रहा है, ध्यान से सुनना। एसएससी बिजनेस कर रहा है एक रेंटेड प्रॉपर्टी में जिसमें आधा प्रॉपर्टी वो अपना खुद का घर के लिए यूज कर रहा है, यानी उस रेंटेड प्रॉपर्टी में आधा आधा जो जगह है ना वो अपना घर के लिए यूज करता है और आधा वो बिजनेस कर रहा है। तो गाइज ये रेंट कितना है, द रेंट ऑफ 2400 इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटायर हाउस, इंटायर मतलब पूरा घर जिसमें वो बिजनेस भी कर रहा है और अपना रेसिडेंशियल पर्पस भी कर रहा है, इज इंक्लूडेड इन रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। देखो ध्यान दिए, इस 2900 में 2400 तो वो रेंट है जिसमें वो 50% जगह बिजनेस के लिए यूज कर रहा है और 50% जगह वो अपना घर के लिए यूज कर रहा है। तो सर डेफिनेटली इसका 1200 जो है मुझे डिसअलाउ करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रेंट पेमेंट इंटायर हाउस में कुछ उसका हाफ जो अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है ये उसको डिसअलाउ करना पड़ेगा। और बैलेंस 500 बोल रहा है इज ऑन अकाउंट ऑफ म्युनिसिपल टैक्स पेड फॉर प्रॉपर्टी गिवन ऑन रेंट। ध्यान दे, ये जो प्रॉपर्टी वो रेंट पे दिया है यहां से उसको हाउस प्रॉपर्टी इनकम आने वाला है
तो उस पे वो म्युनिसिपल टैक्स जो पे किया है तो वो म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन उसे पीजीबीपी में नहीं मिलेगा, वो म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन उसे एचपी में मिलेगा। तो अगेन मुझे ये 500 भी क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। तो 1200 प्लस 500 मेरा 1700 जो होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा, और बाद बाकी हम माइनस कर देंगे। और इसमें कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में, तो फाइनल आंसर अपना ये आएगा 1,81,920। दैट विल बी माई पीजीबीपी इनकम, और यही आपसे पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन 4 में आते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ खास नहीं था इसमें। मनोज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल, आई रिपीट, मनोज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल रिटायर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट इन मार्च 2022। ठीक है, ही सोल्ड अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, ही सोल्ड अ रेसिडेंशियल बिल्डिंग फॉर 60 लाख टू जीत दिल्ली ऑन 3rd फरवरी। ध्यान से देखना, उसने 3rd फरवरी यानी करेंट ईयर में उसने 60 लाख का प्रॉपर्टी बेचा है। मनोज ने 2% कमीशन दे दिया एक 60 लाख के ऊपर टू प्रीतम फॉर फेचिंग द बायर। द बिल्डिंग वाज इनहेरिटेड बाय हिम, बिल्डिंग उसको मिला उसके मदर के विल से 5 अप्रैल 2000 को। शी हैड, अब उसके मदर ने कब एक्वायर किया, प्रीवियस ओनर ने 1990 को 1 लाख में एक्वायर किया, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू 141 को 5 लाख है। अब देखो कि आपको पहले यहाँ पे सेल वैल्यू दे दी और नीचे में आपको दिया है इसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द सेल डेट वाज हाउ मच, 70 लाख। तो हो गया ना बेटा, 50C एप्लीकेबल हो जाएगा। योर SDV इज मोर देन 110% ऑफ द एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। तो आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है, 70 लाख, और इसका अगर आप 110% करते हो तो इट इज कमिंग टू 66 लाख। तो यहां पर आपकी फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितनी आ जाएगी, फुल वैल्यू कंसिडरेशन आपकी 70 लाख रुपीज आ जाएगी। तो 70 लाख का आपका क्या है, फुल वैल्यू कंसिडरेशन। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, इसमें कमीशन गया है, आपने मनोज ने कमीशन पेमेंट किया है, कमीशन वो 60 लाख पे पेमेंट करेगा। तो 60 लाख का 2% कितना हुआ, 60 लाख का 2% यानी ब्रोकरेज, ये हो गया 120। 120 में माइनस किया 70 लाख में से, तो आई एम गेटिंग हाउ मच, 68,80,000। अब इसमें से क्या होगा, मुझे इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना पड़ेगा, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर। ठीक है, यहाँ पे इट इज परचेज बिफोर 141, तो यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 141 हैज टू बी कंसीडर्ड। यहाँ पे SDV नहीं दिया एज ऑन 141, यहाँ पे 141 का FMV दिया है। तो यहाँ पे अपने 5 लाख इंटू 331/100। अब यहाँ पे देखो, मंजूला फॉलो करो या फिर मत करो तो भी आपका इंडेक्सेशन 100 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ओनर ने भी गाइस ध्यान से सुनो, आपको प्रॉपर्टी भी मिला है 2001 के पहले। ध्यान से देखो, अपने बोले थे ना कि मंजूला फॉलो करेंगे तो आंसर अलग आएगा, मंजूला फॉलो नहीं करेंगे तो आंसर, बट यहाँ पे आंसर सेम आएगा, क्योंकि दोनों सिचुएशन में आपका इंडेक्सेशन बेस ईयर से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 331/100, तो यहाँ पे कोई नोट काम का नहीं है, नोट आपको लिखना ही नहीं है। तो 5 लाख इंटू 331/100 दैट इज 16,55,000 आपका इंडेक्सेशन आएगा, और बैलेंसिंग आपका 52,25,000 आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ग्रॉस फिगर आएगा। अब नेक्स्ट पार्ट देखो क्या दिया है। Earlier, Manoj had entered into an agreement with Ram in August 22 for sale of the building and forfeited advance money. तो guys, इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ये IFOs में taxable होगा, because as per section 51 any advance money forfeited before previous year 2014-15 खाली वो cost of acquisition से reduce होगा। ये तो August 22 में, ये तो IFOs में taxable हो जाएगा, ये अपने नोट में लिख देंगे, क्योंकि अपने को क्वेश्चन में खाली कैपिटल गेन पूछा और अपने को कुछ नहीं पूछा है। लेकिन ही परचेज्ड अ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट इन मदुरई फॉर 30 लाख ऑन 20th March 2023। डेफिनेटली आपको याद होगा, इफ यू आर ट्रांसफरिंग एनी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी and if you are purchasing within 2 years from the date of transfer another residential property, यहाँ पे तो सर इसने फरवरी में बेचा और इसने मार्च में खरीद लिया, तो as per section 54 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट whichever is lower आपको उसका एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो हमने 54 में 30 लाख का एग्जेम्पशन दे दिया। लेकिन ही ऑल्सो सब्सक्राइब टू REC कैपिटल बॉन्ड ऑफ 20 लाख इन नवंबर। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने 54 EC में पढ़ा था कि सर 6 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांसफर अगर हम परचेज कर लेते हैं कैपिटल गेन बॉन्ड्स या RECL बॉन्ड्स तो उसका एग्जेम्पशन हमें मिल जाता है, जिसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, 50 लाख रुपए। तो सर डेट ऑफ ट्रांसफर है 3rd फरवरी, वहां से 6 मंथ्स आप देखेंगे क्या होगा, फरवरी हो गया, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, बट ये सर 6 मंथ्स के बहुत बात किया है, तो 54 EC में इसको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। बैलेंस गेन जो है 22,25,000, दिस विल बी योर टैक्सेबल अमाउंट। ठीक है, तो ये था अपना क्विक डिस्कशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स का 4A। अब आ जाओ 4B, अब आ जाओ 4B। सोनाली सबमिट्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपसे पूछा है कंप्यूट द इनकम ऑफ सोनाली अंडर द हेड IFOS। अगेन
अज्यूम करो कि ये 115 बीएससी में ऑप्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो इजी सम हो गया सर। अगर ये 115 बीएससी में ऑप्ट नहीं करेगी तो सारा डिडक्शन एग्जाम्पशन दे देना। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जेम्प्ट होता है अंडर सेक्शन 10। इंडिविजुअल अकाउंट है तो 3500 तक एग्जेम्प्ट होता है, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये 2500 माइनस 2500 अल्टीमेटली इनकम इज फुल्ली एग्जेम्प्टेड। विनिंग फ्रॉम लॉटरी नेट है यानी टीडीएस काटने के बाद है, तो अब ये डिवाइड बाय 70% करेंगे 28,840, तो आपका ग्रॉस विनिंग हो जाएगा 41,200। ठीक है ना, तो 41,200 इंटू अगर मैं 70% करता हूं तो मेरा 28,840 मुझे टीडीएस काट के मिलता है। Received a motor car as gift from her friend on the occasion of her birthday. बर्थडे में मिला है बट ये मोटर कार मिला है। मोटर कार इज नॉट अ गिफ्ट एंड सिंस इट इज नॉट अ गिफ्ट इट इज नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी, इट विल नॉट बी टैक्सेबल अंडर 56(2)(10), तो ये नॉट टैक्सेबल हो जाएगा। कैश गिफ्ट ऑफ 15,000 ईच फ्रॉम हर 4 फ्रेंड्स, यानी 15,000 4 यानी 60,000, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द गिफ्ट एक्सीड्स 50,000, तो यहां पर आपका जो अमाउंट है वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्स, इट विल ऑलवेज बी टैक्सेबल अंडर आईएफओएस, तो ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। रेंट रिसीव फ्रॉम सबलेटिंग, सबलेटिंग मतलब मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर नहीं हूं, और मैं अगर ओनर नहीं हूं, अगर मुझे रेंटल इनकम मिल रहा है तो एचपी में टैक्सेबल नहीं होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा आईएफओएस में। अब ध्यान देना, आपने सबलेट किया तो यार सबलेट किया होगा तो आपने रेंट पे भी किया होगा, तो ये प्रॉपर्टी आपने एक्चुअल ओनर को पे किया 22,000 रेंट, और इसको सबलेट किया 30,000 में आपने सबलेट किया, तो 30,000 माइनस 22,000 जो डिफरेंस 8,000 है वो मेरा आईएफओएस इनकम है। बात समझ गए? तो मैंने लीज पे लिया 22 में और मैंने सब लीज कर दिया फर्दर 30 में, तो डिफरेंशियल हो गया 8,000, ये आपका आईएफओएस इनकम आ जाएगा। तो ये आपका सब टोटल अगर आप करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1,19,200 अप्रोक्सीमेटली। इसका ये ट्रीटमेंट होगा दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। Deepak has derived the following income या loss as computed below for the previous year 22-23। दीपक ने आपका इनकम अपना इनकम निकाला, लॉस निकाला, ये सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का क्वेश्चन था। पूछा क्या, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ दीपक फॉर द असेसमेंट ईयर, दिस शोइंग क्लियरली द मैनर ऑफ सेट ऑफ, की सेट ऑफ कैसे हो रहा है और कौन सा आइटम्स कैरी फॉरवर्ड होगा। ही फाइल्ड इज रिटर्न एवरी ईयर, इसका मतलब लॉसेस कैरी फॉरवर्ड होगा। ही डज नॉट ऑप्ट टू बी टैक्स्ड, इंपॉर्टेंट है, ही ऑप्ट टू बी टैक्स्ड नहीं है, तो सेट ऑफ आप इजीली कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड इजीली कर सकते हैं। देखो सबसे पहले लॉस फ्रॉम एग्रीकल्चरल बिजनेस, सिंस इट इज अ लॉस फ्रॉम एन एग्जाम सोर्स, इट इज नाइदर अलाउड टू बी सेट ऑफ नॉर अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड। इसका कुछ नहीं होगा सर, इट्स अ डेड आइटम, क्योंकि अगर एग्रीकल्चरल इनकम होता तो एग्जाम्प्ट होता, उसी से अगर आप लॉस कर रहे हो तो वो अलाउड नहीं है। लॉस फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी 2,20,000, तो 20,000 कैरी फॉरवर्ड कर दो, बिकॉज लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सेट ऑफ मोर देन 2 lakhs विद एनी अदर हेड, तो रेस्ट 20,000 विल बी कैरी फॉरवर्ड। स्पेक्यूलेशन बिजनेस में के ऊपर अगर इनकम आ रहा है तो कोई भी लॉस उसके साथ रेस्ट सेट ऑफ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी आप ध्यान से देखना, नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का जो लॉस है, नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का जो लॉस है, इनफैक्ट लेट आउट प्रॉपर्टी का जो लॉस है, ये दोनों लॉस इस इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के साथ आराम से सेट ऑफ हो सकता है। एचपी लॉस आप बिजनेस इनकम के साथ सेट ऑफ स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम के साथ कर सकते हो। इनफैक्ट नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस भी आप स्पेक्यूलेटिव बिजनेस इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हो। तो 2 लाख आपका यहां पे सेट ऑफ हो गया और 2,50,000 आपका यहां सेट ऑफ हो गया, तो अल्टीमेटली आप देखो 9,72 में, अल्टीमेटली देखो 9,72 में मैंने 2 लाख माइनस कर दिया क्योंकि 20,000 हम कैरी फॉरवर्ड कर लिए, और यार 2,50,000 स्पेक्यूलेटिव बिजनेस, नॉन स्पेक्यूलेटिव बिजनेस का लॉस भी हम सेट ऑफ कर लिए, तो अपना आ रहा है कितना 5,22,000। ठीक है। इनकम फ्रॉम कार रेस ग्रॉस, ये आपका फुली टैक्सेबल हो गया 1,80,000। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी ओएमआरएच 70,000, ये भी आपका आप कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे क्योंकि दिस कैन नॉट बी सेट ऑफ विद एनी इनकम अदर देन इनकम फ्रॉम ओएमआरएच। तो देखो अल्टीमेटली आपका इनकम कितना आ रहा है, आपका इनकम हो गया 522 प्लस 180, दिस गिव्स यू 7,02,000। लॉसेस कौन सा हो गया, ध्यान से देखो, लॉसेस हो गया आपका ये 70,000, ये लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, फिर हो गया 20,000 एचपी लॉस, ये भी आप क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ये दो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, दैट्स इट। मतलब सर इससे इजी पेपर शायद ही किसी को मिलेगा, आपका तकदीर अच्छा अगर आप इस टर्म में एग्जाम दिए तो। क्वेश्चन बी, पार्ट बी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये थोड़ा सा मुझको लगा कि हाँ इसमें स्टूडेंट का थोड़ा दिमाग चलना चाहिए, यहां पे थोड़ा सा एक अच्छा एडजस्टमेंट इन्होंने दे दिया था। ज्योति, मिस ज्योति एज 46 years
is a resident individual furnishes you the following particulars for the previous year this. ज्योति है, रेसिडेंट है और इसका एज 46 है. ये सारे डिटेल दे दिया. मैं तो सीधा क्वेश्चन में जाता हूं. You are required to calculate the total taxable income and tax liability for this year and advise, okay, whether she should opt for alternative tax regime or not. यानी यहां पे आपको इनकम और टैक्स दो तरीके से निकालना पड़ेगा. आपको रेगुलर प्रोविजंस के हिसाब से भी इनकम और टैक्स निकालना पड़ेगा और 115 बीएसई न्यू रेजिम के हिसाब से भी आपको इनकम और टैक्स निकालना पड़ेगा. सिंपल है. तो पहले आप निकाल लेंगे रेगुलर के हिसाब से टोटल इनकम क्या होगा और टैक्स क्या होगा. फिर 115 बीएसई के हिसाब से टोटल इनकम क्या होगा और टैक्स क्या होगा. जो भी लोअर है दैट इज बेनिफिशियल. ध्यान दीजिए. पहले अपने जाते हैं नॉर्मल रेगुलर प्रोविजंस के हिसाब से. सैलरी इनकम ग्रॉस है. ठीक है. सैलरी इनकम क्या है? ग्रॉस. ठीक है बेटा. देखो सैलरी इनकम यहां पे दिया है ग्रॉस. यहां पे सैलरी इनकम ग्रॉस दे दिया है. इसका मतलब सुनो मेरा बात ध्यान से. यहां पे ना आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी देना पड़ेगा. अब मैंने जब ये कैलकुलेट किया ना, मैंने स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दिया था, बट मैं अभी आपको बता रहा हूं आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देना पड़ेगा. यानी आपके लिए टैक्सेबल सैलरी हो जाएगा 9 लाख. लेकिन मैं अभी तक, क्योंकि अब मैं देखो मैं फिर से मिटाऊंगा, टाइम लग जाएगा. मैं आपको पहले बोल दिया ये आपका 9 लाख हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? 9 लाख. टैक्सेबल सैलरी क्या हो जाएगा? 9 लाख. ये ग्रॉस सैलरी बोला, ध्यान देना. ये क्या दिया है? ग्रॉस सैलरी दिया. चलो ठीक है, मैं आपको नया वाला टाइप का दिखाई देता हूं, फालतू में स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे. ग्रॉस सैलरी आपको 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. किसमें? रेगुलर में. बट न्यू रेट में आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलेगा दोस्त. अब जो बच्चे जून 24 या दिसंबर 24 में एग्जाम दे रहे हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कंफ्यूज मत होना. आप लोग के लिए न्यू रेट में भी यानी 115 बीएससी में भी स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है. बट जो बच्चे दिसंबर 23 तक एग्जाम दिए थे वहां पे उस समय नहीं था सर. मतलब जून 24 के लिए अमेंडमेंट है ये. ठीक है. तो प्लीज मैं अभी जो डिस्कशन कर रहा हूं मैं एक्चुअल दिसंबर 23 के हिसाब से कर रहा हूं. तो जून वाले प्लीज आप कंफ्यूज मत होना सर, हमको तो आप ये पढ़ाए थे. हाँ मैंने आपको पढ़ाया था, आपके टर्म में अमेंडमेंट आ चुका है. बट जो दिसंबर 23 में एग्जाम दे रहे हैं न्यू रेट यानी 115 बीएससी में स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं मिलता था. बट 115 बीएससी में स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने लगा है इन न्यू रेट ऑफ टैक्स फ्रॉम जून 24 टर्म ऑनवर्ड्स बिकॉज देयर इज एन अमेंडमेंट इन फाइनेंस एक्ट 2023. बराबर है. तो सैलरी इनकम क्या है? ग्रॉस. सैलरी इनकम क्या है? ग्रॉस. आपका 9 लाख का हो गया आराम से. आपका क्या हो गया? 9 लाख का हो गया. तो सिंपल है, मेरे को बेसिकली कुछ नहीं है, मेरे को यहाँ पे -50,000 और करना पड़ेगा. यही फर्क आने वाला है. ये हो जाएगा 6,02,000. यही फर्क आएगा और कुछ नहीं आएगा. मैं बता देता हूं कैसे. सैलरी इनकम मेरा 9 लाख आया. अच्छा 2,40,000 मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लॉस है. तो मैक्सिमम मैं कितना सेट ऑफ कर सकता हूं? मैक्सिमम मैं कितना सेट ऑफ कर सकता हूं? 2 लाख. ठीक है. मैक्सिमम मैं कितना सेट ऑफ कर सकता हूं? 2 लाख में सेट ऑफ कर सकता हूं. ओके कोई बात नहीं, आप 2 लाख सेट ऑफ कर सकते हैं. इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट मेरा 12,000 आईएफओएस हो जाएगा. ठीक है. डिपॉजिट इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड ये 80C में मेरे को मिल जाएगा. अच्छा याद रखेंगे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक में मुझे टीटीए का भी बेनिफिट मिलेगा क्योंकि मैं 46 ईयर्स का हूं. 10,000 तक का. डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनीज मेरा आईएफओएस में ऐड हो जाएगा. अब बस ये देखिए, ये अगर भूल से मिस्टेक हुआ तो पता नहीं. LIC प्रीमियम पेड फॉर डिपेंडेंट फादर एजेड 75 ईयर्स. बच्चा लोग गलती किया होगा, इसको भी 80C में करके अब इसमें बच गया होगा बच्चा लोग. 150 + 30 180 रेस्ट्रिक्ट कर दिया. 150 बच गया. आंसर में फर्क नहीं पड़ा. लेकिन ये एक जबरदस्त चीज था. LIC प्रीमियम अगर आप फादर के लिए देते हो तो डिडक्शन नहीं मिलता है. मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर फादर के लिए देते हो, स्पेशली जिनका एज 75 ईयर्स है, जो सीनियर सिटीजन है, तो पूरा 30,000 का डिडक्शन मिल जाता है दोस्त. बट LIC प्रीमियम का डिडक्शन नहीं मिलता है. LIC प्रीमियम का डिडक्शन खाली सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन. आप अपने लिए दे रहे हो, चिल्ड्रन के लिए दे रहे हो, स्पाउस के लिए दे रहे हो, बस तभी मिलेगा. आपके फादर का LIC, हाँ फादर आपके लिए पेमेंट कर सकते हैं बट आप फादर के लिए पेमेंट नहीं कर सकते हैं. आई होप यू अंडरस्टूड. तो डिडक्शन नहीं मिलेगा. तो ये बेसिकली कंसिडर ही नहीं करेंगे हम लोग. इसको आप नोट दे देंगे कि दिस विल नॉट बी अलाउड, इस पे डिडक्शन नहीं मिलेगा. एक बार आप ग्रॉस इनकम है, ग्रॉस इनकम भी हम लोग चेंज कर देंगे. अब एक बार 8,12,000 में हम 50,000 माइनस करेंगे तो ये मेरा आ रहा है 7,62,000. दिस इज कमिंग टू 7,62,000. इसमें मुझे माइनस करना है 1,60,000 तो ये हो जाएगा मेरा 6,02,000. ठीक है. 160 कैसे माइनस करें? देखो 150 तो 80C में आ गया और 80 TTA में 10,000 तक का डिडक्शन मिलेगा आपको.
ठीक है, तो 6,02,000 अपना क्या हो जाएगा, ये नेट टोटल इनकम। अब 762 कैसे आया, 9 लाख, 9 लाख, ठीक है, प्लस 50,000 माइनस, सॉरी, प्लस 12,000 माइनस 2 लाख, तो आपका 762 आ गया सेट ऑफ करने के बाद। ठीक है, डेफिनेटली एचपी लॉस आप सैलरी इनकम के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्त। तो 762 हो गया माइनस 160, दिस इज 6,02,000। ठीक है, ये 6,02,000 हो गया। अब बेटा अपने को क्या करना है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। 6,02,000 पे टैक्स निकाल लो, तो अप टू 2.5 लाख जीरो है, नेक्स्ट 2.5 लाख 12,500, 5 हो गया। अब इसमें मुझे 1,02,000, मुझे 1,02,000 के हिसाब से टैक्स निकालना है, विच इज 20,400। ये 20,400 हो जाएगा प्लस 12,500, तो ये हो जाएगा अपना 32,900। 32,900 में अपने सेस ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34,216। दिस इज योर टैक्स अगर आप एग्जिस्टिंग यानी रेगुलर प्रोविजन में जाते हैं। यही अगर आप 115 बीएसी में जाइए एज पर दिसंबर 23, हाँ जून 24 में चेंज हो जाएगा ये, क्योंकि जून 24 में अपने को स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा 115 बीएसी में, बट दिसंबर 23 के हिसाब से नहीं मिलेगा। तो देखिए अगर आप न्यू रेजिम में जाते हो तो बहुत सिंपल था, न्यू रेजिम में एक तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, दूसरा कोई डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल था, यहाँ पे आप 950, इसमें कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलता था, प्लस 12,000 प्लस 50,000, 10,12,000 अपना टोटल इनकम है, दैट्स इट। इस पे टैक्स आप निकाल लीजिए। कैसे निकालना है, कैसे निकालना है, हाँ अप टू, अच्छा यहां पे भी मैं बता देता हूं, जून 24 से स्लैब रेट्स चेंज हो गया है इन 115 बीएसी, दिसंबर 23 तक स्लैब रेट अलग था इन 115 बीएसी। ठीक है, तो अप टू, ये मैं दिसंबर 23 के हिसाब से बता रहा हूं, अप टू 2,50,000 जीरो, नेक्स्ट 2,50,000 5%, नेक्स्ट 2,50,000 10%, फिर 15%, एंड द स्टोरी गोज ऑन हर 2.5 लाख पे। तो 10,12,000 है, तो आपका ऐसे स्टोरी चलेगा, तो आपका फाइनल आंसर आ गया 77,400। इस पे 4% सेस ऐड करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 8496, एंड दस यू विल कंक्लूड दैट the taxpayer should not opt for section 115 BAC and he should continue to opt for tax under the regular provisions of the income tax act. This is your final answer. ठीक है सर, आईडीटी तो पूछिए मत, इतना इजी आईडीटी मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट पूछ लिया, ठीक है आपका लक है, बढ़िया है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। कंसेप्ट एंड फीचर्स बताइए आईडीटी का, मतलब बिना पढ़े कोई जाएगा बच्चा तो भी वो पढ़ पाए, दे पाएगा 7 नंबर इजी। अगेन एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी, मैंने क्लासेस में इसका प्रॉपर नोट्स लिखवाया था कि इंडस्ट्री को क्या फायदा है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट को क्या फायदा है, ट्रांसपेरेंसी इन रेवेन्यू है, सेटलमेंट ऑफ फंड्स है, नो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेशन है, ये तो बिजनेस इंडस्ट्री को फायदा है, ईज ऑफ कंप्लायंसेज है, एंड सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए बेटर ट्रांसपेरेंसी इन रेवेन्यू है, अर्ली रेवेन्यू है, इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन है, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, वाइडर टैक्स बेस है। आप अपने वर्ड्स में अब अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7A, explain with reasons which person is liable to pay GST on the in the following cases whether the supplier and recipient both are located in the taxable territory। अगर आप टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है तो आपको उसमें से बताना है किसको जीएसटी पे करना है, बेसिकली आरसीएम का क्वेश्चन है। Ram is an insurance agent registered under GST, received commission of 12 lakh rupees from insurance company registered under GST। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी से एक राम इंश्योरेंस एजेंट है, इसको कमीशन मिल रहा है, तो किसको जीएसटी पे करना पड़ेगा? ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी एज पर द नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सीटीआर डेटेड 28 जून एज अमेंडेड। मैंने आपको नोटिफिकेशन नंबर लर्न करने बोला था कि आपको नोटिफिकेशन का रेफरेंस दे के आना पड़ेगा, सो दैट आपका जो मार्क्स है वो जबरदस्त आपको मिलेगा। देखो 7 नंबर का तो ऐसे फ्री में आपको नहीं दे देगा, आपको प्रॉपर नोट लिख के अच्छे से बताना, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। श्याम इज अ बिजनेस फैसिलिटेटर
received commission of 1,95,000 for the services provided to the urban branch. वेरी इंपॉर्टेंट, ये exempt नहीं है. अगर ये रूरल ब्रांच होता तो exempt हो जाता. अर्बन ब्रांच ऑफ अ नेशनलाइज्ड बैंक विद रिस्पेक्ट टू बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट. तो सेविंग बैंक अकाउंट से रिलेटेड अगर बिजनेस फैसिलिटेटर अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो उस पर जीएसटी की लायबिलिटी रिवर्स चार्ज पे आ जाएगी, जो कि नेशनलाइज्ड बैंक को पे करना पड़ेगा. Mohan, registered under GST, is an independent director of XYZ Company Limited. Independent director है तो इसको क्या मिल रहा है? Sitting fees मिल रहा है 1 lakh from XYZ company. तो any directors providing services to a body corporate located in taxable territory, तो body corporate will be liable to pay GST. And in this case, XYZ Company Limited will be liable to pay GST on the director sitting fees. ठीक है. 7B एकदम इजी क्वेश्चन था, बड़ा जरूर लग रहा है देखने में बट कुछ नहीं है, एकदम सिंपल सवाल था. वैल्यू ऑफ सप्लाई से क्वेश्चन पूछा गया था. हैप्पी एंटरप्राइजेस अ रजिस्टर्ड डीलर फर्निशेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द मशीनरी सोल्ड बाय इट टू खुशी ट्रेडर. हैप्पी एंटरप्राइजेस क्या कर रहा है? मशीनरी बेच रहा है खुशी ट्रेडर को इन द कोर्स ऑफ इंट्रा स्टेट इन द मंथ ऑफ मे. इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा है, उसमें सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी चार्ज कर रहा है. आपको ब्रीफ नोट देना है हर एक पार्ट का, यानी अगर आप कोई चीज ऐड कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, लेस कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, और अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो. यानी वर्किंग नोट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर एवरी आंसर. यहाँ पे क्या दिया, आइए स्टार्ट करते हैं. आपको क्या निकालने बोला है? आपको निकालने बोला है अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई मेड बाय हैंटी आई मीन हैप्पी एंटरप्राइजेस considering that the price is the sole consideration for the supply and the both parties are unrelated to each other. दोनों पार्टी आपस में unrelated है और प्राइस जो है वो क्या है? sole consideration है. स्टार्ट करते हैं. लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीनरी एक्सक्लूडिंग जीएसटी एंड डिस्काउंट. तो ये आपका वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू है, ये आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में. म्युनिसिपल टैक्सेस लेविड ऑन द सेल ऑफ मशीनरी, यानी एज पर 15(2)(a whatever taxes other than GST will be included in the value of supply, that is 12,500. इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग चार्जेस फॉर मशीनरी. अगर आप कोई चार्जेस मशीनरी के लिए टेस्टिंग चार्जेस या इंस्टॉलेशन चार्जेस चार्ज कर रहे हो तो यहाँ पे एज पर 15(2)(c आपको जो है that will be included in the value of supply. Freight and insurance charges from place of removal to the buyer premises. ध्यान दीजिए, आपने अपने premises से बायर के premises तक का जो फ्रेट भाड़ा लगा है वो भी आपका 10,000 लगा, और यहाँ पे सप्लायर ने अग्री किया था कि वो डिलीवर करेगा गुड्स एट द बायर प्रीमाइसेस. तो बेसिकली गाइज अगर हम ये चार्ज कर रहे हैं अपने क्या बोलते हैं रेसिपिएंट को, तो ये हमें इंक्लूड करना पड़ेगा अपने वैल्यू ऑफ सप्लाई में. सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन सेल ऑफ द मशीन एंड दिस सब्सिडी वाज नॉट लिंक टू प्राइस. अगर प्राइस लिंक सब्सिडी नहीं है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, आपको उसको इग्नोर करना, और ये प्राइस में कंसिडर्ड भी नहीं है तो आपको इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां लिखा है आइटम्स गिवन इन सीरियल नंबर 2 to 5 आर नॉट कंसिडर्ड व्हाइल अराइविंग एट द लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीनरी. मतलब ये जो प्राइस निकाला गया इसमें ये सब चीज कंसिडर नहीं है, तो आपको करना भी नहीं है, क्योंकि ये 15(2)(e) के हिसाब से दिस सब्सिडी विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई बिकॉज इट इज नॉट लिंक्ड टू प्राइस. ठीक है. खुशी ट्रेडर डिडक्टेड, इसमें ना आपको नोट्स लिखना पड़ेगा, सब चीज का नोट्स जाएगा. खुशी ट्रेडर डिडक्टेड द डिस्काउंट ऑफ 3,000 एट द टाइम ऑफ फाइनल पेमेंट व्हिच वाज नॉट एज पर द एग्रीमेंट. तो आप यहां लिख देंगे एज पर 15(3) डिस्काउंट इज अलाउड टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द वैल्यू सप्लाई ओनली इफ इट वाज एग्रीड एट द टाइम ऑफ द सप्लाई, बट देयर वाज नो सच एग्रीमेंट, तो दिस डिस्काउंट विल नॉट बी अलाउड टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई. दूसरा, हैप्पी एंटरप्राइजेस नॉर्मली गिव्स एन इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड ऑफ 45 डेज. वो 45 डेज तक कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा फॉर पेमेंट. आफ्टर दैट वो चार्ज करेगा 1% पर मंथ और पार्ट देयर ऑफ. लेकिन खुशी ट्रेडर ने, जो उसका बायर था, इसने इसको पे किया 60 डेज के बाद. बट इंपॉर्टेंट है, हैप्पी एंटरप्राइजेस वेव्ड ऑफ. तो वेरी इंपॉर्टेंट, सिंस द इंटरेस्ट इज एक्चुअली वेव्ड ऑफ एंड नॉट कलेक्टेड फ्रॉम द बायर, इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ द सप्लाई. तो इसमें कोई एडिशन नहीं होगा, कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं लिया जाएगा. तो बस आपको यही बस बताना था, और ये सब नोट्स में जाएगा. ठीक है, हर चीज का नोट करेगा कि ये 1 2 इसमें क्या क्या आपको इंक्लूड करना और क्यों नहीं करना है. क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन. ये आईटीसी से पूछा गया था और कस्टम ड्यूटी से एक सिंपल सवाल पूछा गया था कि एंटी सब्सिडी ड्यूटी क्या है. सिंपल है, एक्सपोर्टिंग कंट्री अपने प्रोडक्ट्स पे सब्सिडी देती है अगर वो इंडिया में सेल हो रहा है तो जितना का सब्सिडी वो देगी उतना का ड्यूटी भारत सरकार लगा सकती है ऑन दी इंपोर्टेड गुड्स में इंपोर्टेड फ्रॉम दैट कंट्री वेयर द सब्सिडी इज गिवन. तो इसको अपने बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स. ठीक है ना. तो जो सब्सिडी ग्रांट किया गया है फॉरेन कंट्री में ऑन एक्सपोर्टिंग द गुड्स टू इंडिया, तो दैट सब्सिडी का उतना ही सब्सिडी जो है वो आपका कॉस्ट बढ़ा देगा बाय लेविंग द
कस्टम ड्यूटी, दैट इज काउंटरवेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज्ड आर्टिकल्स। तो इसके बारे में आप लिख सकते थे। हाँ, यही मैं वो क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था। यहाँ पे स्टूडेंट को लग सकता था कि सर इसमें ज्यादा कुछ हम नहीं लिख सकते हैं, बट यार कम ऑन, थोड़ा बहुत भी लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछा गया ना, बहुत बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था। एबीसी लिमिटेड अ रजिस्टर्ड पर्सन है, एंगेज इन बिजनेस ऑफ स्पाइसेस एट कोची, प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स इन रिलेशन टू जीएसटी पेड और इनवर्ट सप्लाईज प्रोक्योर्ड बाय इट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखो, रॉ स्पाइसेस परचेज किया गया है, यानी स्पाइसेस जो परचेज किया गया है, कस्टमर को तुमने जो बेचा वो है 4,50,000 का, ठीक है। जो रॉ स्पाइसेस तुमने परचेज किया, जितना तुमने कस्टमर को बेचा, उस रॉ स्पाइसेस पे जीएसटी तुमने पे किया है 450। और कुछ रॉ स्पाइसेस जो तुमने परचेज किया वो तुमने अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया डायरेक्टर्स का, उस रॉ स्पाइसेस के ऊपर जो तुमने इनपुट पे किया है वो है 35,000। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? यानी इनवर्ट सप्लाईज दोनों का बाइफरकेट कर दिया। जो स्पाइसेस तुमने पर्सनल यूज के लिए पे किया उस पर जीएसटी चार्ज हुआ था 35,000, तो डेफिनेटली दैट्स अ ब्लॉक क्रेडिट, उस पर क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट जो आपने कस्टमर को बेचा है दैट इज फॉर टैक्सेबल सप्लाई, उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। ये आपको रीजनिंग के साथ लिखना पड़ेगा, या क्लैरिटी दिया है, ऑल द नेसेसरी दिस यू हैव टू अमाउंट दिस फॉर द मंथ बाय गिविंग नेसेसरी एक्सप्लेनेशन फॉर ईच आइटम। इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेज्ड फॉर बीइंग यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो आप इलेक्ट्रिक मशीनरी यूज कर रहे हो उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट स्पेसिफिकली ब्लॉक्ड एंड इट इज अ कैपिटल गुड यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। मोटर कार used for transportation of managing director for official use only, very important, motor car up to 13 seating capacity is not allowed, it is a block credit under 17.5 except it is used for specified purpose. In this situation the motor car is not used for specified purpose, so it is not allowed as per GST law, as per 17.5 of CGST Act. पेमेंट मेड टू कॉन्ट्रैक्टर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टाफ क्वार्टर, क्वार्टर हो गया एक तरह का म्यूल प्रॉपर्टी, एक तरह का बिल्डिंग। आपने पेमेंट किया कॉन्ट्रैक्टर को, यानी आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज लिया और आपने उसको कंस्ट्रक्शन करने के लिए लिया फॉर एन इमोल प्रॉपर्टी। तो इमोल प्रॉपर्टी के लिए अगर आपने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज लिया तो उसका क्रेडिट अलाउड नहीं है, लेकिन अगर ये प्लांट एंड मशीनरी के लिए होता तो क्रेडिट अलाउड होता। स्टाफ क्वार्टर इज नॉट अ प्लांट एंड मशीनरी, इट इज अ इमोल प्रॉपर्टी एंड हेंस इट इज नॉट अलाउड, इट इज अ ब्लॉक क्रेडिट अंडर 17.5, तो उसकी भी क्रेडिट आपको नहीं मिलती। तो अल्टीमेटली आपको क्रेडिट 4,50,000 का मिलता और आपको क्रेडिट जो है 1,23,000 का मिलता, तो टोटल आईटीसी आपको मिलता 5,73,000 का। तो दिस इज हाउ आपको जीएसटी में आईटीसी का अमाउंट निकालना था। डिटरमाइन द टोटल अमाउंट ऑफ आईटीसी का फाइनल आंसर आपका यही है दोस्त, ठीक है। तो ये था हमारा एक पूरा प्रॉपर सजेस्टेड आंसर का डिस्कशन ऑफ सीएमए इंटर डीटी आईडीटी का एग्जामिनेशन जो कि दिसंबर 23 में हुआ था। मैंने ट्राई किया आपको जितना ज्यादा ऑब्जेक्टिवली सब चीज बता सकूं बताऊं, मैंने ट्राई किया फाइनल आंसर तक अप्रोच करने का विथ माई बेस्ड ऑन अजम्पशंस जो मैंने कुछ कुछ जगह पे लिया। ऑब्वियसली आपको एक बार इंस्टीट्यूट का जो आंसर है एक बार सजेस्टेड आंसर आने दीजिए, उसके बाद आपको और क्लैरिटी आएगा। बट एक बार आपको मोटा मोटी समझ में आया कि हाँ सर दिस इज हाउ आपका जो पेपर है वो जाना चाहिए था। मेरे हिसाब से इससे इजी पेपर आपको नहीं मिल सकता है। इंस्टीट्यूट डेफिनेटली मेरे को मैं सजेस्ट करूँ इंस्टीट्यूट को, प्लीज आप स्टैंडर्ड बढ़ाइए सीएमए स्टूडेंट्स के लिए, सो दैट आप सीएमए स्टूडेंट्स को कम ना समझे, सीएमए स्टूडेंट्स भी इक्वली तैयारी करके आए हैं जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट्स में, तो डीटी आईडीटी में भी वो इक्वली तैयारी करके आए हैं, ठीक है ना। तो इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछा जा सकता है बच्चों का। बच्चे बोले सर आप मनवाएंगे क्या, और बाद बाकी पेपर में आ रहे डीटी आईडीटी में तो अच्छा नंबर आने दीजिए। तो बेटा अल्टीमेटली आपको टफ के लिए तैयारी रखिए, कुछ भी आ जाए अपने को इंस्टीट्यूट कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि अपना प्रिपरेशन इतना सॉलिड है ना कि अपने को कोई भी हटका नहीं सकता, ठीक है ना बॉस। तो उस चीज का जो डेयरिंग है वो अपने अंदर लाइए, ओके। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अगर आपको लग रहा है कि मैं आप लोग के लिए अच्छा कंटेंट लेकर आ रहा हूं, तो प्लस अपना प्यार बरसाते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। और बस पढ़ाई करते रहिए और मस्ती करिए और रिलैक्स करिए, टिल चिल पिल और लाइफ को एंजॉय करिए। बाय बाय।